नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हमारे आसपास कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ होती हैं हटके। ऐसी ही खबरों को चुनकर हम लेकर आते हैं आपके पास अपने खास प्रोग्राम खबरें जरा हटके में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन खबरें जरा हटके। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है शहडोल के एक युवा ने, जिसने हिमालय की 12,500 फीट ऊंचे शिखर पर अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। दिल में हो जोश, जज्बा और कुछ करने का जुनून तो किसी भी चुनौती का सामना कर फतह हासिल की जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया शहडोल के एक होनहार युवा सुनील साहू ने। सुनील ने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों को फतह कर उत्तराखंड की 12,500 फीट ऊंची केदारकंठा चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। केदारकंठा की बर्फीली चोटियों पर चढ़ना आसान नहीं था। सुनील अपने 6 पर्वतारोही साथियों के साथ माउंटेन के लिए गए, लेकिन उनके 4 साथियों ने आधे रास्ते से ही हार मान ली। लेकिन सुनील नहीं माने और उन्होंने केदारकंठा की चोटी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिलहाल वे पर्यटन में पीएचडी कर रहे हैं। तो मीन्स बड़े शहरों में तो रहने वाले हैं नहीं, तो हम प्रकृति के बीच में जन्मे और प्रकृति से ही लगाव एक शुरू से ही था। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ अलग करने का मन था, कुछ ऐसा करना था जिससे मैं प्रकृति से जुड़ा रहूं। सो मेरी रुचि पर्यटन की तरफ थी और प्रकृति की तरफ थी। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पर्यटन प्रबंधन में, टूरिज्म मैनेजमेंट में MBA किया। और उसके बाद UGC नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा होती है, सो उसे क्वालिफाई करने के बाद मैंने 3 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद अभी मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से पर्यटन प्रबंधन में PhD कर रहा हूं। सो मेरा विषय भी है और मेरी रुचि भी है। सो इस तरह से मैं वहां तक पहुंच पाया। छोटे से शहर के रहने वाले सुनील के सपने बड़े हैं। उनका सपना है कि वे देश और विदेश की विभिन्न ऊंची चोटियों को फतह करें। साथ ही उनकी तमन्ना है कि वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी देश का तिरंगा फहराएं, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। केदारकंठा के बाद मुझे और भी जो ऊंची चोटियां हैं भारत में और भारत के बाहर, उन्हें सबमिट करना है। सो उसके लिए थोड़ी तैयारी के लिए मैं नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट है, जहां भी मुझे एडमिशन मिलेगा, अभी कोविड के चलते थोड़ा ये सब बंद थे, तो जहां भी मुझे जिस भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, वहाँ से मैं बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद जो जितनी चोटियाँ हैं मैं उन्हें फ़तेह करने की कोशिश करूँगा। और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन एवरेस्ट का फ़तेह करने का भी मैं सपना देखता हूँ। कहते हैं कि यदि इंसान में जज्बा और जुनून हो तो वो हर चुनौती को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। और यही काम कर दिखाया है सुनील ने, जिसके बाद अब वो सफल पर्वतारोहियों में शुमार हो गए हैं। सौरभ कुमार पांडे, न्यूज़ 18, शहडोल। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक कोशिश ही काफी है। और जबलपुर के पराग सर की यही कोशिश उन नौनिहालों का जीवन बदलने में लगी है, जिन्हें भविष्य किस चिड़िया का नाम है ये तक पता नहीं था। लेकिन आज वही बच्चे पराग सर की बदौलत सुनहरे कल को गढ़ने में लगे हुए हैं। यह है घाट वाली पाठशाला।
और ये हैं घाट वाली पाठशाला के गुरुजी, जिनका नाम है पराग दीवान। बहुत बढ़िया, हाथ ऊपर है कईयों के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों के हाथ ऊपर हैं। रोजाना बिना नागा किए शाम 7:30 बजते ही मां नर्मदा का ग्वारी घाट सिर्फ घाट नहीं रहता, यहाँ लगता है शिक्षा का मंदिर। देखिए तो जरा। इनमें से कोई चिंकी है तो कोई कालू, कोई राजू है तो कोई बिल्लू, लेकिन ये सब यहाँ ऐसा कमाल कर रहे हैं कि देखने वाले हैरत में पड़ जाएं। देखिए तो जरा, गणित का मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हल। 879 का स्क्वायर का मतलब 879 गुणे 879। 8 लिखेंगे लाइन की देंगे, 8 7 लिखेंगे लाइन की देंगे, 8 7 9 लिखेंगे लाइन की देंगे, 7 9 लिखेंगे लाइन की देंगे, 9 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, 56 का डबल 112 का 12, जोड़ी में जोड़ेंगे 1 का 1, 8 6 14 का 4, 1 उसको देंगे 3 2 5 1 6, 9 1 10 2 12 का 2, 1 उसको देंगे 4 2 6 1 7 6 1 7। उत्तर आया 7 7 2 6 4 1। और ये सब इन्होंने सीखा है पराग सर की घाट वाली पाठशाला में। इस पाठशाला में पास फेल का सर्टिफिकेट भले न मिलता हो, लेकिन जो ज्ञान यहाँ मिलता है वो अनमोल है। इनमें से कोई दिन भर नाव चलाता है, कोई दीपक बनाकर बेचता है, कोई नारियल, किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो कोई अनाथ है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक 9 मीटर लंबा पाइप आता है जिसका नाम है एलिमेंटरी कैनाल। इस एलिमेंटरी कैनाल में आते हैं पहला माउथ या बक्कल कैविटी, दूसरा फूड पाइप या ईसोफेगस। घाट पर बच्चे जब ये पाठ पढ़ते हैं तो मां नर्मदा के दर्शन करने आने वाले भक्त भी एक बारगी ठिठक जाते हैं। हमारा ब्रेन एक हड्डियों के बॉक्स अर्थात बॉडी बॉक्स के अंदर मौजूद है। इस बॉडी बॉक्स का नाम है क्रेनियम। यह क्रेनियम कुल मिला के 8 हड्डियों का बना है। पराग सर के लिए ये बच्चे एंजल्स यानी कि फरिश्ता हैं और वे इन्हें यही कहकर पुकारते हैं। बताते हैं कि मां के गुजरने के बाद उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ये मुहिम छेड़ी। न्यूज़ 18 की टीम जब यहां पहुंची थी तो नजारा देखकर हम भी अभिभूत हो गए। एक तरफ मां नर्मदा की कल कल बहती धारा और दूसरी ओर घाट वाली पाठशाला। वाकई अद्भुत है। तो अमूमन मां नर्मदा के इस पावन तट पर आप पूजा अर्चना के लिए आते होंगे, सांध्य आरती के लिए आते होंगे, दीपदान करने आते होंगे, और ठीक मां का ये भव्य और सुंदर जो स्वरूप है वो रात को और अधिक सुंदर दिखता है, जो कि जगमग रोशनी यहाँ पर होती है। लेकिन दरअसल इसकी रौनक और अधिक बड़ी है। किस वजह से? इस वजह से ये नजारा आप देखें, ये है गौरी घाट की मां नर्मदा घाट की पाठशाला। ये है निःशुल्क पाठशाला जिसमें अब करीब करीब 200 बच्चे जुड़ चुके हैं। और बेशक इस नेक अभियान की शुरुआत की थी पराग दीवान सर ने, और अब जो सिलसिला शुरू हुआ था 1 या 2 बच्चों से, वो 200 बच्चों पर आकर और लगातार बढ़ भी रहा है। और अब हम सीधे पराग सर से जुड़ेंगे। पराग सर, बेशक आप किसी नाम की मोहताज नहीं है और लगातार आपकी जो पाठशाला है वो भव्य होती गई है। शुरुआत कब से हुई थी और कितना समय हो गया? सभी को मात नर्मदेहर, जय हिंद जय भारत। एक्चुअली इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। जब मेरी माताजी का देहांत हुआ था तो उनका एक सपना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ पे हर वो वर्ग पढ़ सके, हर वो फरिश्ता वर्ग जिसको हम गरीब कहते हैं, मैं तो इनको एंजल्स बुलाता हूँ, इन फरिश्ते वर्गों को ज़्यादा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, तब 5 बच्चों से, और उसके बाद आज 2022 में ये 200 बच्चे हैं। ये सब वो हैं जो दिन भर नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं, अपनी अपनी दुकानों में बैठते हैं, होटलों में काम करते हैं और रात को 7:30 से 9:30 पढ़ के जाते हैं, और मल्टी टैलेंटेड है। एक IAS IPS निकालना है इसमें से। बेशक हमने देखा बच्चे बहुत छोटे भी हैं, शायद 4 या 5 साल के हैं। स्क्वायर कैसे सिखाया आपने, क्या जादू किया, बताइए। एक्चुअली सर, मैथ्स का बेसिक सब कुछ नंबर्स पे है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन स्तर ऐसा है कि ABCD ही सिखाते जाते हैं बच्चे को 3rd क्लास तक। तो मैंने ये जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं इनको नंबर्स स्टार्ट किए हैं। बस 2 कैटेगरी हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद मैंने स्क्वायर सिखाए, मतलब 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद कराए। उसके बाद ये फिर कोई भी नंबर का स्क्वायर, क्यूब निकाल लेते हैं सर।
क्योंकि सपना था स्कूल खोलने का, तो अभी तो ये निःशुल्क पाठशाला आपकी जारी है। बेशक सामाजिक लोगों भी आपसे जुड़ने या प्रेरित तो कम से कम हो ही रहे होंगे। भविष्य में क्या सपना लेके चल रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ पे छात्री शिक्षक हो। मतलब ऐसा इंडिया में क्या वर्ल्ड में कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे छात्र ही पढ़ाए। जैसे कि 8th वाला बच्चा 6th वाले को पढ़ाए, 10th वाला 8th वाले को पढ़ाए, 11th वाला 9th वाले को पढ़ाए, 12th वाला 11th वाले को पढ़ाए, और जो सैलरी टीचर्स को जाती है वो इन बच्चों के परिवार को जाए। तो अर्न वैल्यू लर्न, और यहाँ पे अर्न वैल्यू लर्न सरस्वती मैया के द्वारा। सर मोनावस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। एमपी में मां नर्मदा को जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन प्रदेश के लिए जीवनदायिनी बनी नर्मदा प्रदूषण का शिकार है। नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समय समय पर साधु संत आंदोलन भी करते रहे हैं। इसी क्रम में एक और संत आगे आए हैं, उनका नाम है भैयाजी सरकार। भैयाजी सरकार कई नदियों को प्रदूषण से बचाने की मुहिम चला चुके हैं। नर्मदा को जीवनदायिनी कहा जाता है। मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हर हर नर्मदे कहकर अभिवादन करते हैं। लेकिन आज मां की स्वच्छता और पवित्रता को ग्रहण लग चुका है। शहर के गंदे नाले मां नर्मदा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मां नर्मदा की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आगे आए हैं भैयाजी सरकार। भैयाजी सरकार इन दिनों मां नर्मदा की निराहार परिक्रमा कर रहे हैं। वे सिर्फ नर्मदा का जल पी रहे हैं। नर्मदा के शुद्धिकरण, नर्मदा तट पर वृक्षारोपण और नर्मदा को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अखंड निराहार परिक्रमा कर रहे भैयाजी सरकार मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधवाहिनी के पास बने एक एक नाले को गोद लिया। ये वो नाला है जो सीधे नर्मदा में मिलकर नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है। भैयाजी सरकार चाहते हैं कि जन भागीदारी से इसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। वे चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में नर्मदा को प्रदूषित करने वाले नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करें। कैसे मां नर्मदा के तटों की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखें, तो कहीं ना कहीं हम इसमें जन जागरण कर रहे हैं। और आज मंडला के अंतर्गत एक नाला जिस घाट पर हम यहाँ पर है, आज हमने सिंधवाहिनी घाट पर, माता के घाट पर, यहाँ जो मिलने वाला नाला है, हमने आज एक विशुद्ध, एक अनूठी पहल जो परिवार के माध्यम से चालू की है कि हमने नालों को गोद लिया है। और इनमें जो, इनसे जो मिलने वाला जो गंदा नाला है, जो विषैला रसायन है, वो कहीं ना कहीं जन भागीदारी से हम ट्रीटमेंट प्लांट को ये लगाएंगे। और आने वाले समय में एक बूंद भी नर्मदा के अमृत तुल्य जल में किसी भी प्रकार का मलमूत्र हो, विषैला रसायन हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, ये नहीं मिलने देंगे। मंडला शहर नर्मदा से 3 ओर से घिरा हुआ है। नगर के करीब 16 नाले शहर भर के नर्मदा में सीधे गिरते हैं, जिससे नर्मदा तेजी से प्रदूषण का शिकार हो रही है। जबकि प्रशासन और नगर पालिका हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे में भैयाजी सरकार का ये प्रयास सराहनीय कदम है। इससे नर्मदा को प्रदूषण से बचाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजमहल का बर्फ की कलाकृति टूरिस्ट के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनी हुई है। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का एक रेप्लिका तैयार किया गया है। यह रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को
बखूबी बयां करता है। देखिए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल हर किसी को लुभाता है। ताजमहल का नाम आते ही आगरा खुद ब खुद जहन में आ जाता है। लेकिन अगर आपको कश्मीर में ताजमहल दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए आज हम आपको बर्फीली वादियों में ताज के दर्शन कराएंगे और आप कहेंगे वाह ताज। ये ताजमहल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना है। बर्फ से बने इस ताजमहल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद बर्फ को तराश कर यहाँ ताजमहल बना दिया हो। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की प्रतिकृति को होटल ग्रैंड मुमताज के सदस्यों ने गुलमर्ग को पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक और यादगार बनाने के उद्देश्य से बनाया है। तो मुमताज जो नाम है उसका एक रिजेम्बलेंस हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको कि हम बना सकें, हम जो बनाने लायक हो। तो ताजमहल जो है उसका आइडिया हमें वहाँ से आया बेसिकली। दैट वाज वन ऑफ द थिंग। और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम हर एक साल हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक हम ताजमहल यहाँ पर एक तरह से हमारे होटल की वो एक ट्रेडिशनल चीज़ होगी आगे फ्यूचर में। यह है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर जो हैं या फिर जो लोकल्स यहाँ पर आते हैं उनको कुछ खास देखने को मिले, यहाँ पर कुछ नया चीज़ मिले, कुछ अलग की तरह की चीज़ मिले, इसके लिए बनाया गया है ये ताजमहल आगरा के ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यह रेप्लिका स्टाफ की 17 दिनों की मेहनत है जिसे -12 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान बनाया गया। यह स्नो ताजमहल 16 फीट ऊंचा है। इस रेप्लिका को बनाने का विचार गुलमर्ग में लोगों की भारी संख्या को देखने के बाद आया। ये रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को बखूबी बयां करता है। टूरिस्ट के लिए ये फोटोज लेने का उनका मनपसंद सेल्फी स्पॉट बन गया है। इस जगह को विजिट करने के लिए लोगों से किसी तरह का कोई एंट्री चार्ज नहीं लिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि लोग इस रेप्लिका का दीदार करने 24 घंटे आ सकते हैं क्योंकि ये पूरे दिन खुला रहेगा। जैसे हम एंटर हुए तब हमने जस्ट इसको देखा तो हम हैरान हो गए कि भाई इतना अमेजिंग आर्किटेक्चर एंड इतना अमेजिंग ये जो इन्होंने बनाया है। हमने आते ही पूछा कि भाई ये क्या है, किसने बनाया, हमको उनसे मिलना है। भाई ये इतना अमेजिंग बनाया है जिसने भी बनाया है। बहुत ही अमेजिंग कल्चर ये जो भी है बनाया, क्रिएचर जो भी है बहुत अमेजिंग अच्छा बनाया। अच्छा बनाया है, बहुत बारीकी से काम किया गया है, सर ने बहुत अच्छे से बनाया है और हम बस फोटोज ही खींच रहे कल इसके। यहाँ पर देखा तो लगता है कि यही असली वाला है। अभी असली देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है। बर्फ से बना है। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये कश्मीर में इस ढंग की कोई चीज़ बनी है जो प्योर आइस की बनी है। इसके अंदर में किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे लकड़ी या लोहा या किसी भी तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्योर स्नो की बनी है and it should be a reason to come here to talk and see and everything, yeah. So ये टूरिस्ट के लिए ये एक अट्रैक्शन होना चाहिए और साथ में जो है जो यहाँ लोकल जो जनता है उनके लिए है। सो फर्स्ट टाइम कुछ इस ढंग का चीज़ जो किया गया है एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। इस रेप्लिका को बनाने में लगभग 100 घंटों का समय लगा। गुलमर्ग पहले से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में ताजमहल के स्नो स्कल्पचर ने इसे लोगों के बीच और भी पॉपुलर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।